हेलो गाइस, आई एम सी एस खंडेलवाल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइस, इस वीडियो में हम लोग अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं फाइनली CFLLDT मई 26 के। एंड हम लोग बहुत ही कम टाइम में एंड बहुत ही इजी तरीके से सारे अमेंडमेंट्स कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं बेटा। एंड ये आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गो। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रेट चैप्टर में। तो बेटा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAC में आपके स्लैब रेट्स चेंज हो गए हैं। जो पहले बेटा 3 to 7 लाख 7 to 10 लाख थे ना, अब वो हो गए हैं अप टू 4 लाख नील, 4 लाख 1 to 8 लाख 5%, 8 लाख 1 to 12 लाख 10%, 12 लाख 1 to 16 lakh 15%, 16 lakh 1 to 20 lakh 20%, 20 lakh 1 to 24 lakh 25% एंड अबव 24 lakh 30%। ठीक है, तो जहां पहले 15 लाख के ऊपर हमको 30% लगता था, अब बेटा हमको लगेगा 24 लाख के ऊपर 30%। तो हम लोग जब इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, तो उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, टोटल इनकम अगर वो 24 लाख से ऊपर है तो माइनस 24 लाख, ठीक है, इंटू 30% प्लस 3 लाख, है ना, क्योंकि शुरू के 24 लाख पे 3 लाख का टैक्स आता है। ठीक है, शुरू के 24 लाख पे 3 लाख का टैक्स आता है। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत इजी है इसमें। ठीक है, आपको देखो टैक्स कितना इजी आता है इसमें, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 एंड 1 लाख। तो आपको एग्जाम POV से अगर लिखना भी है, POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना भी है वहाँ पे, तो आपको इजी पड़ेगा ये लिखना। ठीक है, एग्जाम में ये लिखना कितना सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर को पता ही ना हो ये क्या कर रहे हैं हम, उसको 1 to 500 समझता है, बट ये आई डोंट ट्रस्ट। ठीक है, आई हैव ट्रस्ट इश्यूज विद द पेपर चेकर्स। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं रिबेट अंडर 87A की। देखो रिबेट अंडर 87A में लिमिट हो गई बेटा 12 लाख रुपीज़ की। ठीक है, एंड व्हेन नेट टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 12 लाख रुपीज़ तो रुपीज़ 60,000 और टैक्स विच एवरेज लोअर, ये आपका रिबेट मिलता है। क्योंकि देखो शुरू के 12 लाख पे टैक्स आता है 60,000, राइट। ओके डन बेटा। देखो ये जो कैलकुलेशन होता है रिबेट का, अगर समझता नहीं है आपको तो एक बार मेरा रिविजन वीडियो देख लेना, ये समझ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा सर देखो अंडर ओल्ड रिजीम सर रिबेट 87A का जो है इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन टैक्स पेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A। और सर डिफॉल्ट रिजीम में जो आपका रिबेट है इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन टैक्स पेबल ऑन एनी स्पेशल इनकम लाइक 111A, 112A एंड 112, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा PGUP चैप्टर में। आपकी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज हुई है, मतलब लिमिट चेंज हुई है। तो माइक्रो एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 2.5 करोड़ है एट टर्नओवर अप टू 10 करोड़। एंड स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अप टू 25 करोड़ है एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़, राइट। अब बात करते हैं कैपिटल गेन चैप्टर की। तो कैपिटल गेन में छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, सुनना ध्यान से। तो देखो एक तो आया बेटा एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टेड एज पर सेबी और IFSC रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हम लोग ने नया एक कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ऐड किया है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करेगा तो उसको हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। मतलब इसकी हमेशा इनकम कहाँ जाएगी, कैपिटल गेन में। ठीक है, तो बेटा एक्चुअली क्या था, एक्चुअली ना अनसर्टेनिटी थी किस चीज़ को लेके, कि जो इन्वेस्टमेंट फंड सिक्योरिटीज हेल्ड करता है उसको हम स्टॉक, मान लो उन्होंने एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखा है तो हम उसको स्टॉक इन ट्रेड समझे एंड उसकी इनकम PGBP में टैक्सेबल करें, या फिर उसको कैपिटल एसेट समझे एंड उसकी इनकम कैपिटल गेन में लेके जाएं। ठीक है, तो इस बारे में अनसर्टेनिटी थी। ठीक है, और इस अनसर्टेनिटी से बहुत चीज़ें बदलती है, क्योंकि देखो आप इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में अगर सिक्योरिटीज को हमने बोल दिया कि वो स्टॉक इन ट्रेड है एंड इनकम जाएगी PGBP के अंदर, तो वो ऑलवेज टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। और अगर हमने बोल दिया कि वो कैपिटल एसेट है और कैपिटल गेन में इनकम जाएगी उसकी, ठीक है, तो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, राइट। इसलिए ये अनसर्टेनिटी ठीक नहीं थी, तो हमने एक चीज सर्टेन कर दी कि देखो कोई भी सिक्योरिटीज अगर इन्वेस्टमेंट फंड हेल्ड करेगा, ठीक है, तो उसको हम कैपिटल एसेट ही बोलेंगे एंड उसकी इनकम हर बार जाएगी कैपिटल गेन में, राइट। ओके, अब यूलिप वाला देखो, यूलिप में बेटा यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हुई है, एनी यूलिप टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई। इसका मतलब क्या है, पहले सर क्या था, पहले आपको मैं अगर दिखाऊं कि डेफिनेशन क्या थी इसकी तो दिखाता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले डेफिनेशन थी इनकी कि यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1 to 21,
ठीक है। अगर प्रीमियम पेबल है मोर देन 2.5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, या फिर एग्रीगेट प्रीमियम पूरे दो तीन यूलिप का मिला के 2.5 लाख से ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, उनको कैपिटल असेट बोलेंगे, राइट। ओके, और अब क्या हो गई डेफिनेशन सर, एनी यूलिप टू विच एग्जेम्पशन अंडर 1010 डज नॉट अप्लाई, मतलब जहां भी यूलिप की मैच्योरिटी एग्जाम नहीं है वो कैपिटल एसेट है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो लिमिट चेंज नहीं हुई है, लिमिट यूलिप में आपको अभी भी 2.5 लाख चेक करनी है टैक्सेबिलिटी के लिए, टैक्सेबिलिटी के लिए अभी भी 2.5 लाख की लिमिट चेक करनी है। बट होता क्या था, देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि पहले अगर देखो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ती है, एक तो 2.5 लाख के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, तब आपका मैच्योरिटी टैक्सेबल है, और दूसरा 10% के ऊपर प्रीमियम होना चाहिए। तो मान लो आपका सम अश्योर्ड है 20 लाख रुपीज, है ना, एंड आपका प्रीमियम पेड है 2.2 लाख रुपीज, ठीक है। तो सर यहाँ प्रीमियम पेड 2 लाख से ऊपर है, सॉरी प्रीमियम पेड 10% से ऊपर है, यहाँ प्रीमियम पेड 10% से ऊपर है, मतलब मैच्योरिटी टैक्सेबल है, राइट। मैं बात कर रहा हूं यूलिप की। अब सर क्या इसका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है क्या, नहीं, तो पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से भले ही यूलिप है बट इसका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो ये टैक्सेबल तो है पर कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। इसको हम टैक्सेबल करते थे आईएफओएस में, क्यों, क्योंकि कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या लिखा है कि प्रीमियम होना चाहिए 2.5 लाख से ऊपर, राइट। तो यहां पे अनसर्टनिटी क्रिएट हो रही थी कि देखो अगर प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर नहीं हुआ एंड तब भी यूलिप टैक्सेबल है, जैसे इस केस में, तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल होती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं भाई हमको ये अनसर्टनिटी नहीं चाहिए, हमने बोल दिया कि कोई भी यूलिप टू विच एग्जेम्पशन अंडर 1010 डज नॉट अप्लाई, वो क्या हो जाएगी कैपिटल एसेट, एंड उसकी इनकम कैपिटल गेन में जाएगी। तो इस केस में भी अब इनकम जो जाएगी वो कहां जाएगी बेटा, कैपिटल गेन में। भले 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, भले आपका प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तब भी जो इनकम जाएगी कहां जाएगी बेटा, कैपिटल गेन में। डन, which means all ULIPs whose maturity is not exempt will be treated as capital asset and its maturity is taxable under the head capital gain, right। क्लियर हो गया बेटा, इजी है, लॉजिकल भी है। अब देखो 54 ईसी में बेटा आपको इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई, आरईसीएल, पीएफसी, आईआरएफसी, हुडको एंड आईआरईडीए। हुडको में बेटा इन्वेस्ट करना है आपको विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/25 एंड आईआरईडीए में विथ इफेक्ट फ्रॉम 9/7/25, ठीक है। ये डेट्स दोनों याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये डेट्स आपको काम आएगी। ऐसी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बेटा हमारे खजाना नोट्स में हमने अलग से दे के रखी है, ठीक है, तो वो आप परचेस कर सकते हैं वेबसाइट से। अब देखो टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज में टैक्सेशन ऑफ सेक्युलराइजेशन ट्रस्ट, इस बारे में बात करते हैं। तो सर इनको टीडीएस काटना पड़ता है जो, वो सर अब 10% में काटना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इट इज डिडक्टेबल एट 10%। पहले रेट 25% 30% था, बट अब कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अमेंडमेंट है और ये छोटा सा पार्ट है, अपन इस पर ध्यान बहुत नहीं देते हैं, तो हो सकता है हम ये भूल जाए और ऐसे इस पे पूछ ले, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है ऐसे इस पे। अब बेटा टनेज सेक्शन में क्या हो गया है कि एप्लीकेबल टू इनलैंड कंपनी हैविंग शिप्स और इनलैंड वेसल्स, इनलैंड कंपनी बोल दिया मैंने, इंडियन कंपनी हैविंग शिप्स और इनलैंड वेसल्स, ये इनलैंड वेसल्स भी आ गया है डेफिनेशन में, ठीक है, कि इनको भी एप्लीकेबल है टनेज स्कीम। ऑल्सो प्रोसीजर ऑफ टनेज टैक्सेशन में एक अमेंडमेंट है, क्वालिफाइंग कंपनी में ऑप्ट टनेज स्कीम बाय अप्लाइंग टू जेसी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट इट बिकम्स क्वालिफाइंग कंपनी। तो जेसी को ना अप्रूव करना पड़ेगा, जेसी मतलब जॉइंट कमिश्नर, उनको अप्रूव करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा द एप्लीकेशन विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, ठीक है। जिस मंथ एप्लीकेशन मिली, जिस क्वार्टर में, उस क्वार्टर के एंड से 3 months। वंस अप्रूव्ड सच ऑप्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर 10 years, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट की, ठीक है। अब ट्रस्ट में देखो कि क्या है कि एग्जेम्पशन अंडर 11 and 12 इज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग केसेस। उसमें ना एक पॉइंट आता है कि सर अगर हमने क्या किया सर, हमने इनकम ऑफ ट्रस्ट इंश्योरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन 13(3), ठीक है। अगर किसी भी रिलेटेड पर्सन के लिए, ट्रस्ट के रिलेटिव्स के लिए हमने क्या किया सर, हमने
अगर कोई इनकम अप्लाई की तो वो क्या होती है, वो उसका हमको एग्जिम्पशन नहीं मिलता, राइट। ओके, डन। अब ना उसमें ना कुछ एडिशंस हुए हैं, जो पर्सन रेफर्ड इन 13(3) में जो रिलेटेड पर्सन है उसमें कुछ एडिशंस हुए हैं। पहला बेटा, पहले ना सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन जो करते थे अपन, ठीक है, पीपल हु हैव मेड डोनेशन मोर देन 50,000 इन प्रीवियस ईयर था, ठीक है, वो लिमिट हो गई बेटा 1 लाख। तो जो भी जिसने भी 1 लाख से ऊपर डोनेशन किया है इस साल में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, ठीक है। और इसका ये भी क्या बन जाता है, ये भी रिलेटिव ऑफ ट्रस्ट बन जाता है, ठीक है। इसको भी अब क्या करते हैं अपन, इसके लिए भी हमने इनकम अप्लाई की इसके बेनिफिट के लिए, या फिर इसके बेनिफिट के लिए कुछ भी हमने ट्रस्ट बनाया, तो क्या होगा, उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा हमको, राइट। अब ना इसमें एक और चीज़ नहीं ऐड हुई है, और एग्रीगेट डोनेशन इन लाइफ टाइम इज मोर देन ₹10 लाख इंक्लूडिंग दिस ईयर्स डोनेशन। देखो उसके पहले कितना था सर, उसके पहले 9.5 लाख था। इस साल उस मतलब एग्रीगेट डोनेशन लाइफ टाइम में इस साल उसने 60,000 डोनेट कर दिया, और कितना हो गया, 10,10,000। सर जैसे उसका इस साल 10 लाख हो गया एग्रीगेट डोनेशन साल भर का, भले ही इस साल 1 लाख से कम है, पर एग्रीगेट साल भर का 10 लाख, सॉरी साल भर बोल रहा हूँ, एग्रीगेट जिंदगी भर कितना हो गया, जिंदगी भर का 10 लाख से ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई कि ये अब ट्रस्ट का क्या है, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है। अब देखो एक बार 10 लाख से ऊपर हो गया, तो देखो मैंने यहाँ पे अपना इंटरप्रिटेशन लिखा हूँ कि वंस डोनेशन क्रॉसेस 10 लाख रुपीज डोनर बिकम्स रिलेटिव ऑफ ट्रस्ट फॉर लाइफ टाइम। अब वो लाइफ टाइम के लिए बन जाएगा ना, क्योंकि डेफिनेशन क्या लिखी है कि 10 लाख से ऊपर हुआ तो वो रिलेटिव बन जाता है। तो एक बार 10 लाख से ऊपर हुआ तो अब आगे भी 10 लाख से ऊपर रहेगा ही उसका, तो लाइफ टाइम के क्या बन जाएगा, वो ट्रस्ट का रिलेटिव बन जाएगा, राइट। ओके, रिलेटिव ऑफ एनी वन अबव, ठीक है, किसी का भी रिलेटिव, ठीक है। एंड एक लाइन और ऐड हुई है, एनी कंसर्न इन विच एनी ऑफ द अबव है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। या लाइन ये ऐड नहीं हुई है, लाइन ये ऐड हुई है, बता रहा हूँ आपको कि किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी कंसर्न में, तो वो भी कंसर्न क्या होती है, ट्रस्ट का रिलेटेड पर्सन होती है। बट सुनना ध्यान से, पर्सन रिफर्ड इन 13(3) डज नॉट इंक्लूड रिलेटिव ऑफ अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर और कंसर्न्स इन विच सच कंट्रीब्यूटर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। देखो सर, हम क्या बोलते हैं कि ऑथर फाउंडर का रिलेटिव क्या रहेगा, ट्रस्ट का रिलेटिव रहेगा। मेंबर ऑफ HUF, इफ डोनर फाउंडर इज HUF का रिलेटिव क्या रहेगा, ट्रस्ट का रिलेटिव रहेगा। मान लो ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ ट्रस्ट, इनका रिलेटिव ट्रस्ट का रिलेटिव रहेगा। बट जो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है इसका रिलेटिव जो है ना, ठीक है, ये ट्रस्ट का रिलेटिव नहीं रहेगा। ना ही सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर की मान लो कोई कंसर्न है जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे कोई कंसर्न है मान लो ABC, इसमें इसका 30% इंटरेस्ट है, किसका, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर का। ओके, इस बंदे का जिसने डोनेशन 1 लाख से ऊपर किया है, तो क्या ये कंसर्न जो है क्या ट्रस्ट का रिलेटेड पर्सन बन जाएगा, आंसर है नो। तो वही लाइन लिखी देखो, पर्सन रेफर्ड इन 13(3) डज नॉट इंक्लूड रिलेटिव ऑफ अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर और कंसर्न्स इन विच सच कंट्रीब्यूटर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो बाकी लोग तो ठीक है, पर ये सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर तो हमने मतलब ये सब डोनेशन की बेसिस पे ट्रस्ट का क्या बना है, रिलेटेड पर्सन, ठीक है। तो उसके रिलेटिव्स और ऐसी कंसर्न जिसमें वो एक मतलब उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको मत लेके आओ पिक्चर में, ठीक है, उनको मत लेके आओ, ठीक है, डन, राइट। ये लाइन एक बार और पढ़ लेना, वो क्लियर हो जाएगा। अब टाइम लिमिट चेंज हुई बेटा 12 में। देखो पहले क्या था ट्रस्ट में कि देखो इन लोग क्या बोलते थे कि आप ट्रस्ट को हर 5 ईयर्स में क्या करना है, री रजिस्ट्रेशन, ठीक है, हर 5 साल में री रजिस्ट्रेशन, इंक्वायरी होगी, डॉक्यूमेंट चेक होंगे और फिर से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। ये होता था आज तक। बट ना इसमें ना छोटे ट्रस्ट जो थे वो परेशान होते थे, वो बोलते थे सर हर 5 साल के अंदर सर फिर से करना है, फिर से करना है, फिर से करना है, ये तो दिक्कत वाली बात है सर। तो उसमें टाइम लिमिट चेंज हुई कि देखो अगर टोटल इनकम बिफोर एग्जामिशन अंडर 11-12 फॉर ईच ऑफ द लास्ट 2 प्रीवियस ईयर इज अप टू ₹5 करोड़, ठीक है, अगर टोटल इनकम आपकी है बिफोर एग्जामिशन अंडर 11 और 12 फॉर ईच ऑफ द लास्ट 2 प्रीवियस ईयर, पिछले 2 साल की आपकी अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से कम है सर, तो आपका 10 साल तक के रजिस्ट्रेशन पीरियड हो जाएगा, ठीक है। ये सब केस में हो गया बेटा, राइट। तो 10 ईयर्स कब होगा बेटा, इफ टोटल इनकम बिफोर एग्जामिशन अंडर 11-12 फॉर ईच ऑफ द लास्ट 2 प्रीवियस ईयर इज अप टू ₹5 करोड़, राइट। ओके बेटा,
डन। तो ये ट्रस्ट के अमेंडमेंट्स हमारे खत्म हो गए, है ना। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6A डिडक्शंस की। अब इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें अमेंडमेंट आया है 80CC-D में, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, न्यू पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है इसमें 80CC-D1 में मिलता है हमको एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन का 10% ऑफ सैलरी, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डी टर्म्स विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब ना इसमें 1B में बेटा एडिशनल स्कीम मिलती थी हमको, एडिशनल डिडक्शन। तो एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 शेल बी अलाउड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर NPS और कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर माइनर इंडियन सिटीजन अंडर NPS वात्सल्य स्कीम, ठीक है। एक नई स्कीम आई है NPS वात्सल्य स्कीम, ठीक है, बच्चों के लिए, माइनर बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वात्सल्य स्कीम में। इतना ये 50,000 डिडक्शन है ना, या तो हम खुद के लिए कर ले या फिर अपने बच्चों के लिए कर ले, माइनर इंडियन सिटीजन के लिए NPS वात्सल्य स्कीम में, ठीक है। ओके डन। यहाँ पे जो 25% का अमाउंट था इन केस ऑफ पार्शियल विड्रॉल 80CC-2 में, पेमेंट टू एम्प्लॉय आउट ऑफ NPS इज एग्जाम्प्ट अप टू 25% ऑफ अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम। ये सेम बेटा वात्सल्य स्कीम के लिए सेम है ये, ठीक है डन। अब ठीक है बेटा, अब हम यूपीएस के बारे में बात करेंगे। उसके पहले फिर से मैं एक बार बता दूं आपको कि वात्सल्य स्कीम क्यों बनाए सर, कि पेरेंट्स अपने माइनर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके तो उनके लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है डन। चलो अब सर यूपीएस की बात करते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। मीनिंग यूपीएस इज एन ऑप्शन अंडर NPS फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव अश्योर्ड मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट थ्रू अ फंड बेस्ड मैकेनिज्म, ठीक है। अश्योर्ड मंथली पेंशन मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट थ्रू अ फंड बेस्ड मैकेनिज्म, ठीक है। अब बेटा इसमें दो कॉर्पस होते हैं, एक इंडिविजुअल कॉर्पस, एक पूल कॉर्पस, ठीक है। तो इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होता है, सब्सक्राइबर वाइज पर्सनल यूपीएस अकाउंट, सबका अपना अपना पर्सनल यूपीएस अकाउंट होता है, मेंटेन्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, सर्विस पीरियड के ड्यूरिंग मेंटेन होता है, कंटेन्स एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालता है उसमें, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन डालती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है सर, एम्प्लॉयर है, राइट। और एक्रीशंस या इंटरेस्ट उसमें आता है, राइट। दूसरा पूल कॉर्पस क्या होता है बेटा, कॉमन पेंशन फंड फॉर ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस एट रिटायरमेंट, इंडिविजुअल कॉर्पस रिटायरमेंट के टाइम पे इस पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। एंड यूज टू पे अशॉर्ड पेंशन टू ऑल रिटायरीज, सारे रिटायरीज को अशॉर्ड पेंशन पे करने के लिए यूज होता है ये पूल कॉर्पस, राइट। ये दो चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो बेटा टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, तो टैक्स ट्रीटमेंट दोनों मतलब इसमें यूपीएस में सेम है, जैसे 80CC-1 में और 2 में है ना। 1 में क्या होता है, एम्प्लॉय को अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है, और 80CC-2 में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है ना, राइट। अब यहाँ देखना कितना मिलता है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और 10 या 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डी टर्म्स। 14% दो कैसे मिलता है बेटा, एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर आपने ऑप्ट किया है फॉर 115 BSc, राइट। तो यहाँ पे सर क्या होगा सर, यहाँ पे 14% ऑफ सैलरी ही होगा 80CC-2 में, क्यों, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो देखो 80CC-1 में कितना मिलता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर बेसिक प्लस डी टर्म्स, सेम जैसा 80CC-1 है, ऊपर पड़े जैसा अपन ने। और 80CC-2 में एम्प्लॉयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन और 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डी टर्म्स विच एवर इज लोअर, राइट। अब सर डिडक्शन ये मिलता है सर जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है डन। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सर रिसीट फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस प्लस एक्रीशंस रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट या VRS टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ रिसीट अंडर सेक्शन 80CC-3A, टैक्सेबल होता है हमारे हाथ में इन द ईयर ऑफ रिसीट, जब मिलेगा तब। ट्रांसफर फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पस टू पूल कॉर्पस, जो इंडिविजुअल कॉर्पस से पूल कॉर्पस में ट्रांसफर होता है ना, उसको हम रिसीट नहीं मानते, इट इज नॉट ट्रीटेड एज रिसीट, सो नो टैक्स इन दैट ईयर। लमसम पेमेंट और रिटायरमेंट, ठीक है, सेक्शन 10(12)AA एनी पेमेंट बाय NPS ट्रस्ट टू एन SSC एग्जेम्प्ट अप टू 60% इंडिविजुअल कॉर्पस, ठीक है, जैसे पहले था, ठीक है, कि सर ऑन अकाउंट क्लोजर अमाउंट रिसीव्ड डेथ में फुली एग्जेम्प्ट होता है और अदर केस में 60% एग्जेम्प्ट होता है, वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है, कि जब NPS ट्रस्ट से पैसा मिलेगा हमको तो 60% इंडिविजुअल कॉर्पस तक एग्जेम्प्ट है,
जो लमसम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, एक नया है बेटा 10-12 AB, ये यूपीएस लमसम है, न्यू है ये, यूपीएस लमसम के बारे में बात की हुई है। आपको शायद इसके बारे में जो स्टडी मैट में अमेंडमेंट दिया हुआ है ना, ठीक है, उससे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ना ये यूपीएस के डॉक्यूमेंट से निकाला है पूरा। इसको हम यूपीएस लमसम बोलते हैं। ठीक है, अब ये फॉलोइंग लमसम अमाउंट विल ऑल्सो बी रिसीव बाय एम्प्लॉय, ये लमसम अमाउंट मिलता है एम्प्लॉय को। क्या? 10% ऑफ लेटेस्ट सैलरी बेसिक प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स ब्लॉक्स, मतलब 6 मंथ ब्लॉक जितने कंप्लीट हुए हैं। मान लो अगर 10 साल काम किया है तो 6 मंथ ब्लॉक कितने जाएंगे? 20। ठीक है, तो 10% लेटेस्ट सैलरी बेसिक प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स ब्लॉक्स, एंड दिस अमाउंट शैल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10-12 AB। और ये अमाउंट क्या होगा बेटा? ये एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10-12 AB। राइट? ओके, डन बेटा। एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ्स नॉट टू बी कंसिडर्ड, 6 मंथ से कम पीरियड कंसिडर नहीं होगा ये 6 मंथ्स ब्लॉक में। मतलब मान लो कि 10 ईयर्स 4 मंथ्स है तो हम 10 ईयर्स काउंट करेंगे इंटू 26 मंथ्स ब्लॉक। राइट? तो बेटा एक नॉर्मल लमसम जो मिलता है एनपीएस ट्रस्ट से वो एग्जाम्प्ट होता है अप टू 60% इंडिविजुअल कॉर्पस, और जो 10-12 AB में यूपीएस लमसम मिलता है, ठीक है, वो बेटा ये रिसीव होगा एम्प्लॉय को, और ये एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10-12 AB। ठीक है, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है इस बार। ओके, चलो डन बेटा। इसके अलावा 80 IAC में अमेंडमेंट है सर। 80 IAC में डिडक्शन किसको मिलता है सर? वो बता दो पहले, हमको याद ही नहीं है तो पता ही नहीं है, तो सुन लो। जो अ बिजनेस बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद जनरेशन, स्टार्टअप को मिलता था बेटा शुरू के 3 साल के लिए, 3 साल के लिए उनको 100% ऑफ पीजीपी इनकम डिडक्शन मिलता था। इसकी डेट थी बेटा 1/4/16 से 30/1/3/25। अब ये डेट आगे बढ़ चुकी है, 30/1/3/30 हो चुकी है। राइट? वैसे ही 80 LA में बेटा, 80 LA में जो यूनिट ऑफ IFSC होती है उनको इनकम पीजीपी इनकम डिडक्शन मिलता है। ठीक है, राइट? अब उनकी भी डेट जो है सर ये 30/1/3/30 हो चुकी है, ये भी 30/1/3/25 थी, है ना? डन। यहाँ पे 80 LA के बारे में लिखा हुआ है पूरा, अभी मैं 80 LA समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा सेक्शन है, बट इसकी डेट 30/1/3/30 हो चुकी है, ये समझ लो। डन? यस सर। अब बात करेंगे TDS एंड TCS की। देखो अब TDS में बेटा 194I में लिमिट जो थी एग्रीगेट रेंट की पहले थी 2.4 लाख, अब ना ये कितनी हो गई है? नो TDS इफ एग्रीगेट रेंट इज अप टू ₹50,000 पर मंथ और पार्ट। ठीक है, ये 50,000 पर मंथ और पार्ट हो गई सर। पहले कितनी थी सर? ये 2.4 लाख साल भर की, है ना? ये चेंज हो गई लिमिट। डन। ये सेम हो गई है एज 194IB, दोनों में अब सेम हो गया, आई और IB में सेम हो गया है। बेटा जे में जो लिमिट थी 30,000 की वो हो गई बेटा 50,000। नौ लिमिट जो है 50,000 फॉर ईच पेमेंट है। ठीक है, FPS, FTS, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस, सब के लिए ईच पेमेंट के लिए 50,000 का लिमिट है ये। राइट? सो 194H हफ्ता कमीशन ब्रोकरेज, ये 2% हो गया था बेटा पहले ही। ठीक है, पहले 5% था, 2% लास्ट टाइम हुआ था ये। ठीक है, पिछले अमेंडमेंट में, और इस बार इसकी लिमिट 20,000 हो गई बेटा, ये 15,000 थी। 194G इसकी लिमिट बेटा 2% 15,000 थी, ये भी हो गई 20,000। 194D ये 2% बेटा, और लिमिट 20,000 हो गई, 15,000 से कितने हो गई है? 20,000। राइट? और डोमेस्टिक कंपनी अगर पे ही है तो 10%, अदर पे तो 2%। ठीक है। 194B लॉटरी में बेटा यहाँ पे लिमिट 10,000 ही थी, बट यहाँ पे ना एग्रीगेट लिमिट थी। अब नो TDS इफ अमाउंट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन इज अप टू ₹10,000। ठीक है, अब सिंगल ट्रांजेक्शन वाइज लिमिट चेक करेंगे इसकी। राइट? TDS ऑन डिविडेंड में जो लिमिट 5,000 थी बेटा वो अब 10,000 हो गई है। ठीक है, तो अगर एनी अदर मोड में डिविडेंड पे किया अपन है तो नो TDS अप टू 10,000 रुपीज है। ठीक है, सेम लिमिट चेंज हुई बेटा काय में? इनकम ऑन यूनिट्स, TDS ऑन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसमें लिमिट हो गई है 10,000 की। राइट? ओके। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, नो TDS अप टू ₹10,000, 10,000 तक कोई TDS नहीं है इसमें भी। ठीक है, ये भी लिमिट चेंज हुई है। सब 194A में अच्छी लिमिट चेंज हुई, काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है।
यहाँ पर लिमिट कितनी थी 40,000 नॉर्मल लोग के लिए जो बैंक काटता है, और सीनियर सिटीजन के 50,000। ये हो गई बेटा नॉर्मल लोगों के लिए 50,000 जब बैंक काटेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख, एंड नॉर्मल लिमिट अदर्स के लिए बेटा 10,000 हो गई है 194 ए में, राइट। डन, ओके। 194 एल ए में कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, इसमें लिमिट बेटा 2.5 लाख थी, ये 5 लाख हो गई है। 194 की बताया मैंने आपको। 194 ओ में बेटा 0.1% रेट है, ठीक है। ये मतलब लास्ट टाइम चेंज हो गया था 1 से 0.1%, बट फिर भी कवर कर लिया मैंने। 194 टी एक नया सेक्शन आया बेटा, ये सेक्शन आया था बेटा लास्ट टाइम, मतलब फाइनेंस एक्ट 24 में आया था, बड़ी एप्लीकेबल इस साल से हुआ है, ठीक है। तो टीडीएस ऑन पेमेंट टू पार्टनर ऑफ अ फर्म, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, ठीक है। कितना टीडीएस काटेंगे बेटा 10% ऑफ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड इंक्लूडिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मतलब अगर फर्म अब पार्टनर को पे करेगी, फर्म अगर पार्टनर को पे करेगी तो उसको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। नो टीडीएस इफ एग्रीगेट पेमेंट इज अप टू ₹20,000, ठीक है। कौन काटेगा फर्म, किसका काटेगा पार्टनर, ठीक है। 140 याद कैसे करना है देखो, पार्टनर टी, ठीक है, पार्टनर टी, ठीक है। अब बात करेंगे टीसीएस की, तो देखो आपको याद होगा दारू कचरा मिनरल 1%, पेड़ 2.5%, बीडी 5%, ऐसे मैंने याद कराया था, पर वो पेड़ बेटा 2.5 से 2% हो गया। पेड़ में पहले टिम्बर में क्या था बेटा 2.5%, वो अब 2% हो गया है। तो टिम्बर बेटा जो भी है 2% हो गया टीसीएस, राइट। डन बेटा 2061H हट गया है, बड़ी खुशी की बात है, कुछ तो हटा, थैंक यू सर बताने के लिए ये चीज़, कुछ तो आपने खुशखबरी दी इतनी देर में। 2061H हट चुका है, जा चुका है। सर 2061H क्या है सर, जहाँ पे सेलर का लास्ट टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और वो सेल कर रहा है 50 लाख से ऊपर गुड्स, तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता था 0.1%, जा चुका है वो, ठीक है। अब 2061G में लिमिट चेंज हुई है बेटा, टीसीएस ऑन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया और सेल ऑफ टूर पैकेज, ठीक है, ओके। देखो टीसीएस रेट्स एजुकेशन और मेडिकल पर्पज के लिए अप टू 10 लाख बेटा नो टीसीएस, और अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख से ऊपर 5%, ये लिमिट 7 लाख थी 10 लाख हो गई है, ठीक है। सर एजुकेशन लोन के लिए क्या था सर कि हमने एजुकेशन लोन लेके पैसे बाहर भेजे एक बैंक से, तो 7 लाख तक नो टीसीएस था और 7 लाख के ऊपर 0.5%, बट ये नील हो गया है। ये बोल रहे हैं कि आप गरीब हो और आप एजुकेशन लोन लेके पैसे बाहर भेज रहे हो तो कोई टीसीएस नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा बताऊँ, अभी 0.5% तो नहीं बनेगा, अब क्वेश्चन बनेगा आपने लोन लिया एम्प्लॉयर से तो क्या होगा, तो 5% टीसीएस लगेगा। लोन लेना चाहिए फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। डन। रेमिटेंसेस फॉर द पर्पज अदर देन मेंशन इन 1 एंड 2, 10 लाख तक नो टीसीएस एंड 10 लाख के ऊपर 20%, और सर फॉर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज अप टू 10 लाख 5%, अबाउट 10 लाख 20%। तो जो लिमिट 7 लाख की थी बेटा वो 10 लाख हो गई है ना। डन। और 2061H हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम 1425, राइट। बेटा एक 2061F जो था ना कार वाला और लग्जरी गुड्स वाला, लग्जरी गुड्स में एक लिस्ट ऐड हुई है, ठीक है, कुछ आइटम्स की, लग्जरी गुड्स की, बैग, रिस्ट वॉचेस और ये सब चीज़ों की, तो लिस्ट आप चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ एक मिनट को। तो ये बेटा लग्जरी गुड्स, रिस्ट वॉच, आर्ट पीसेस, एंटिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, कलेक्टिबल्स, कॉइन, स्टैम्प्स, याच, रोइंग बोट, कैनो, हेलीकॉप्टर, सन ग्लासेस, बैग्स, गुची, एलवी, प्राडा, ठीक है, शूज, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, होम थिएटर, हॉर्सेस यूज फॉर हॉर्स रेसिंग इन रेस क्लब्स ऑफ और फॉर पोलो, ये सब बेटा लग्जरी गुड्स, ठीक है। इसके अलावा बेटा टीसीएस में पहले सिर्फ एक रेट था ये वाला, ठीक है, अब लेट पेमेंट का भी रेट आ गया है 1.5% पर मंथ और पार्ट, ठीक है, ये रेट भी आ गया है। और कब से एप्लीकेबल होगा, डेट ऑन विच टीसीएस वाज कलेक्टेड टू डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली पेड, राइट। नेक्स्ट है बेटा वेवर ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A एंड 2067। अब क्या है बेटा, इसमें क्या हुआ है देखना है, अमेंडमेंट हुआ है, सर्कुलर आया है एक। पर्पज ऑफ सर्कुलर क्या है, टू ग्रांट रिलीफ फ्रॉम इंटरेस्ट वेयर टीडीएस टीसीएस पेमेंट वॉज मेड ऑन टाइम बट क्रेडिट टू गवर्नमेंट वॉज डिलेड ड्यू टू टेक्निकल इशूज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी। मतलब यहाँ से पैसा कट गया बट ना उनके अकाउंट में गया नहीं,
ये टेक्निकल इशू है, तो इस कारण से अगर इंटरेस्ट लगा है तो उसका वेवर मिल जाएगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है बेटा? सीसीआईटी, डीजीआईटी, एंड वेयर सीसीआईटी और डीजीआईटी इज नॉट अवेलेबल, प्रिंसिपल सीसीआईटी। ठीक है। कंडीशंस फॉर वेवर क्या है? बोथ मैंडेटरी है। देखना, पेमेंट इनिशिएटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट एंड अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड डिले इन क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एसएससी। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या सुनना फिर से, कि पेमेंट ना इनिशिएट हो चुका था ऑन और बिफोर ड्यू डेट एंड अमाउंट डेबिट हो चुका था बैंक अकाउंट से, एंड दूसरा डिले इन क्रेडिट टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी। राइट, डन। ऑल्सो अब प्रोसीजर क्या है सर? तो प्रोसीजर देख लो। द एसएससी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वेवर के लिए अपने को कब कब अप्लाई करना है? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। द सीसीआईटी, डीजीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड वेरीफाइड टेक्निकल ग्लिचेस फ्रॉम द बैंक डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, बैंक से हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे टेक्निकल ग्लिचेस है क्या। ठीक है। द एसएससी शैल बी गिवन OOBH। द एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। जिस मंथ में एप्लीकेशन मिली उस मंथ के एंड से 6 months के अंदर क्या करना पड़ेगा? वेव ऑफ, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा एप्लीकेशन। ठीक है। नोट्स, वेवर कैन बी ग्रांटेड इवन इफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी पेड। रिफंड शैल बी इशूड वेयर वेवर इज अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट पे भी कर दिया ना अपन ने, देखो इंटरेस्ट लग गया, पे भी कर दिया, तब भी वेवर ग्रांट करना, मतलब करना चाहिए। ठीक है। जैसे हम लेट किए हुए क्योंकि पेमेंट कर दिए थे बट गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं गया। ठीक है, अब क्या हुआ? गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं गया टाइम पे, तो इंटरेस्ट लग गया। अब इंटरेस्ट पे कर दिए, उसके बाद भी क्या वेवर मिल जाएगा? तो आंसर है हाँ, इंटरेस्ट पे कर दिए उसके बाद भी वेवर मिल जाएगा। एंड रिफंड शैल बी इशूड वेयर वेवर इज अलाउड। ठीक है। वंस वेवर ऑर्डर इज पास्ड बाय सीसीआईटी, डीजीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी, इट इज फाइनल एंड नो पिटिशन शैल लाई बिफोर सीबीटीटी। ठीक है, तो एक बार इन्हें वेवर ऑर्डर पास कर दिया तो इसके अगेंस्ट कोई पिटिशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट चार्ज्ड on or after 28/3/25, but waiver may be granted even for interest charged prior to 28/3/25 subject to the prescribed time limit। ये मोस्टली सर्कुलर जो है ये एप्लीकेबल किसके लिए बेटा? ये एप्लीकेबल है जो भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 28 मार्च 25 के बाद। ठीक है, बट वेवर में बी ग्रांटेड इवन फॉर इंटरेस्ट चार्ज प्रायर टू 28/3/25 सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। ठीक है, 28/3/25 के पहले का भी अलाउ कर देंगे बट सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। ठीक है, डन। तो ये टीडीएस टीसीएस के अमेंडमेंट्स थे बेटा। अब नेक्स्ट रिटर्न फाइलिंग के अमेंडमेंट्स। तो रिटर्न फाइलिंग में बेटा एक मेजर अमेंडमेंट क्या आया है कि पहले क्या था? पहले अपन रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 24 months तक क्या कर सकते थे? हम लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। ठीक है, कब तक? 24 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। बट अब क्या है बेटा? अब देखो, अब हम लोग 48 months तक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो कि आपने प्रीवियस ईयर 20 to 23 मतलब AY 23-24 का रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हो? आप कर सकते हो 31/3/28 तक। ठीक है, अब उसकी पेनाल्टी ज़्यादा भी है, उसकी मतलब पेनाल्टी ज़्यादा भरना पड़ेगा, मतलब एडिशनल टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। कितना कितना देखते हैं। तो देखो, एक्सपायर ऑफ टाइम लिमिट से 12 months तक बेटा 25% ऑफ एग्रीगेट टैक्स, 12 months to 24 months 50%, 24 to 36 months 60% of aggregate tax and 36 to 48 months 70% of aggregate tax। राइट, तो ये अमेंडमेंट आया बेटा यहाँ पे, है ना। अच्छा, ये इसकी टाइमलाइन बना के दी हमने। ठीक है, तो इससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। डन। अब इसमें एक और अमेंडमेंट है बेटा, देखना। इफ नोटिस अंडर 148A इज इशूड आफ्टर 36 months अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। ठीक है, अगर नोटिस इशू हुआ है सर आफ्टर 36 months तो अपडेटेड रिटर्न जो है ना वो फाइल नहीं हो सकता। ठीक है, हाउएवर इफ AO लेटर पासिस ऑर्डर अंडर 148A सबसेक्शन 3, ठीक है, that it is not fit case to issue 148 notice, then updated return can be filed up to 48 months from the end of relevant AY। इसका मतलब क्या? एक बात सुनो, देखो 148A इशू हो गया 36 months के बाद 148A। ठीक है, तो अब ये इशू हो गया तो आप फिर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब ये इशू हो गया तो अब क्या होगा? सिंपल बात है, 148A इशू हो गया तो इसमें फिर ये फाइनल होगा कि 148 इशू करना है, और 148 इशू होता है ना बेटा, तो 148 इशू होने के बाद क्या होता है? आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। यू हैव टू फाइल ROI। ठीक है, यू हैव टू फाइल ROI अंडर 148। ठीक है, तो अगर 148 इशू हो चुका है 36 months के बाद
ठीक है, तो आप फिर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, बट 148A में ये फाइनल होता है कि यार आपको तो आपकी तो 148 इशू होगी ही नहीं, आपकी तो 148 इशू होगी ही नहीं। मतलब 148 के इशू मतलब क्या होता है, 148 में डिसाइड होता है ये। अगर जिसने पढ़ा नहीं होगा उसको बता दूं कि 148 हम लोग क्यों करते हैं मोस्टली। 148 होती है नोटिस ऑफ रीअसेसमेंट। समझा देता हूँ एक मिनट। 148 होती है नोटिस ऑफ रीअसेसमेंट। ठीक है, तो इसके पहले 148A हम करते हैं, इसमें नोटिस इशू करते हैं। ये क्या प्रोसीजर है सर 148A? 148A में हम ये डिसाइड करते हैं एक बार असिस्टेंट से बात करके कि आपका हम रीअसेसमेंट करने वाले हैं, तो आपको 148 की नोटिस इशू करे कि नहीं करे। ठीक है, मतलब हमको आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपने इनकम एस्केप की है, तो आपकी हम क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट हम 148 की नोटिस इशू करेंगे। ठीक है, और आपको रिटर्न फाइल करने बोलेंगे। फिर 147 में आपका हम क्या करेंगे, रीअसेसमेंट। ठीक है, बट 148A क्यों है सर, ये पता करने के लिए कि सही में क्या अस्सी ने इनकम छुपाई है। ठीक है, शुरू में क्या होता था, 148A का कोई सीन नहीं था, डायरेक्टली 148 करो, नोटिस इशू करो और 147 करो। अब ना डिपार्टमेंट का टाइम वेस्ट होने लग गया कि सबकी 148 कर रहे हैं, फिर समझ में आ रहा है कि इसने इनकम छुपाई नहीं है। तो इसलिए एक एक और लेयर ऐड की गई 148A। इसमें हम एसएससी को बोलने का मौका देते हैं और पूछते हैं, देख भाई तेरे बारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि तूने इनकम छुपाई है, अब तू बता दे। अब देखो उसने जो रिप्लाई किया एसएससी ने, उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या सही में इसके लिए 148 नोटिस इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 148A में अगर ये डिसाइड हो गया कि 148 नोटिस इशू करना चाहिए, तो फिर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा वो। अपडेटेड रिटर्न, क्या बोल रहा हूँ मैंने, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। बट क्योंकि क्योंकि फिर तो 148 का रिटर्न फाइल करेगा ना वो। ठीक है, बट 148 में डिसाइड, मतलब 148 में डिसाइड हुआ कि 148 नहीं करना है, तो उस केस में वो क्या कर पाएगा, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएगा। तो पढ़ो एक बार, इफ नोटिस अंडर 148A is issued after 36 months, updated return cannot be filed. However, if AO later passes order under 148A(3) that it is not a fit case to issue section 148 notice, मतलब इसका रीअसेसमेंट नहीं करना है, तो फिर तो then updated return can be filed up to 48 months from the end of relevant AY. ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और कर लेना बेटा, अगर आपको असेसमेंट चैप्टर नहीं आता है तो मेरा एक बार वीडियो देखना, रिवीजन वीडियो, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी उसमें, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो 139AA की बात करते हैं, कोटिंग और आधार नंबर। बेटा इसमें क्या था, जब आधार अनअवेलेबल होता है ना, तो हम लोग कोड करते हैं एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार। ठीक है, ये प्रोविजन एंड हो रहा है बेटा अब ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 25। इसमें डेट पहले जून की थी, अब दिसंबर 25 हो गई है डेट अमेंडमेंट में। ठीक है सर, असेसमेंट की बात करते हैं सर। 143(1) में जो समरी असेसमेंट होता है, वहाँ पे एक पॉइंट ऐड हुआ है, एनी सच इनकंसिस्टेंसी इन द रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू इन्फो इन द आरवाई ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुनना ध्यान से कि हमने क्या हुआ कि पिछले किसी साल की इनकंसिस्टेंसी है, मतलब पिछले साल में जो आपने रिटर्न फाइल किया था और अभी जो फाइल कर रहे हो उन दोनों में फ़र्क है। एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट ईयर आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया 10 लाख का, अभी दिख रहा है 14 लाख का। आपने लास्ट से 10 लाख का दिखाया, अभी 14 लाख का दिख रहा है, करेक्ट। मतलब इस बार रिटर्न में 14 लाख का दिखा रहे हो, तो गलत बात है ना, ओपनिंग स्टॉक है ना। या फिर लास्ट ईयर आपने जो लॉस क्लेम किया था, मतलब लॉस जो कैरी फॉरवर्ड किया था वो अलग है, और इस साल जो सेट ऑफ कर रहे हो वो अलग है। तो ये इसका मतलब है। तो एनी सच इनकंसिस्टेंसी इन द रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू इन्फो इन द आरओआई ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये है बेटा अमेंडमेंट। इसके अलावा बेटा टाइम लिमिट फॉर रिकम्प्यूटेशन ऑफ ब्लॉक टीपी केसेस है। एक बार अपन ब्लॉक टीपी पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक बार समझाऊंगा। ये ब्लॉक टीपी समझ जाओगे ना, फिर ये समझना ईजी होगा आपके लिए। ब्लॉक टीपी मतलब ब्लॉक ट्रांसफर प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लॉक असेसमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लॉक ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, अब देखो बेटा ब्लॉक असेसमेंट में अमेंडमेंट है, बट ना आपको उसके लिए ब्लॉक असेसमेंट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में क्या ब्लॉक असेसमेंट समझाऊंगा पूरा, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट मैंने अपने रिवीजन वीडियो में असेसमेंट प्रोसीजर के पूरा ब्लॉक असेसमेंट समझाया है अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स, तो एक बार वो वाला वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस करूँगा कि अमेंडमेंट क्या हुआ है। ठीक है, तो बेटा जैसे अनडिस्क्लोज इनकम की डेफिनेशन में वीडीए इंक्लूड हो गया है। ठीक है, वीडीए मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो अपना।
ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे जैसे 158 BA में जब ब्लॉक असेसमेंट स्टार्ट होता है तो कुछ असेसमेंट जो पुराने वाले चलते रहते हैं वो पेंडिंग वाले अबेट होते हैं। अबेट उसमें इवन इफ नोटिस ऑफ असेसमेंट इज इशूड आफ्टर एनी एवाई फॉर एनी एवाई फॉलिंग इन द ब्लॉक पीरियड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ सर्च बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक असेसमेंट सच प्रोसीडिंग शेल ऑल्सो अबेट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो भी पेंडिंग असेसमेंट होते हैं ना पहले वाले, वो सब रुक जाते हैं जब ब्लॉक असेसमेंट स्टार्ट होता है। तो इसमें एक और पॉइंट क्या ऐड किया गया है, मान लो सर्च चालू होने के बाद बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक असेसमेंट, इस बीच में जो क्या होता है, सर्च होती है पहले, ठीक है, फिर ब्लॉक असेसमेंट स्टार्ट होगा, यहाँ ब्लॉक असेसमेंट खत्म होगा। तो ये स्टार्ट होने के बाद यहाँ के बीच में इस पीरियड में कोई भी नोटिस इशू हुई ना, नई नोटिस भी, तो वो भी क्या हो जाएगी, अबेट हो जाएगी। सिंपल सा मतलब ये है इसका। पुराने पेंडिंग वाले तो अबेट होंगे ही, अभी करंट में कोई नोटिस इशू की वो भी अबेट हो जाएगी। ठीक है, डन। चलो इसके अलावा क्या अमेंडमेंट आया बेटा, देखो 158 BB पूरा अमेंड हुआ है बेटा, कंप्लीटली अमेंड हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज इनकम फॉर द ब्लॉक पीरियड, टोटल अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड इज इक्वल टू अनडिस्क्लोज इनकम डिक्लेयर्ड इन ROI फाइल्ड अंडर 158 BC। देखो 158 BC में ना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 148 में रिटर्न फाइल कराते हैं ना अपन, वैसे ही 158 BC में रिटर्न फाइल कराते हैं। अब मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ ये बात कि अगर आपको ब्लॉक नहीं समझता है तो ये अमेंडमेंट नहीं समझेंगे बेटा, तो एक बार जाके ब्लॉक असेसमेंट देखो और समझो, है ना, क्योंकि उसके बिना अमेंडमेंट कैसे क्लियर होंगे। और अमेंडमेंट है तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप छोड़ के मत जाना, आधे घंटे के अंदर ब्लॉक समझाया हुआ है मैंने पूरा, तो वहाँ पे देख लो जाके, असेसमेंट प्रोसीजर रिवीजन वीडियो है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो देखो जो अनडिस्क्लोज इनकम डिक्लेयर हुई है रिटर्न फाइल अंडर 158 BC में, प्लस अनडिस्क्लोज इनकम डिटरमाइंड बाय AO बेस्ड ऑन एविडेंस सीज ड्यूरिंग सर्च रिक्वेजिशन, मटेरियल अवेलेबल विद द AO एंड इन्फॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग ब्लॉक असेसमेंट प्रोसीडिंग। ठीक है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मतलब ये वाली इनकम भी आएगी साथ में। ठीक है, only undisclosed income shall be computed under this section and disclosed income or income already assessed shall not form part of block assessment। लास्ट टाइम जो 158 BB था ना बेटा, उसमें सारी इनकम आती थी, बहुत ही एकदम फालतू था वो तो। ठीक है, अभी ठीक हुआ है, अभी अमेंड करके इन्होंने एकदम रेशनलाइज कर दिया इसको। द फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड। ये भी पूरा चेंज हुआ है बेटा, ये सब पहले इंक्लूड करते थे इन लोग, ये जो इनकम अभी एक्सक्लूड किए ना, ये लास्ट ईयर तक इंक्लूड करते थे इनकम, पगले लोग हैं। देखो असेस्ड इनकम प्रायर टू सर्च, जो इनकम ऑलरेडी असेस हो चुकी है सर्च के पहले, इनकम असेस्ड अंडर 143(1), 143(3), 144, 147, 153A, 153C, 245D, जो भी जहाँ पे भी इनकम असेस हो चुकी है वो फिर से नहीं आएगी ब्लॉक असेसमेंट में। इनकम जो डिस्क्लोज हो गई है वो नहीं आएगी। इनकम डिक्लेयर्ड इन ROI अंडर 139 और 142(1), वो इसमें नहीं आएगी। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एंडेड, मतलब इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एंडेड बट इट्स ड्यू डेट ऑफ ROI हैज़ नॉट एक्सपायर्ड बिफोर इनिशिएशन ऑफ सर्च। इसका मतलब जैसे मान लो प्रीवियस ईयर 24-25 जस्ट एंड हुआ है, ठीक है, और सर्च आपने कब की है, आपने सर्च की हो 10 मई 2025 को, तो देखो मुझे बताओ ये प्रीवियस ईयर जस्ट एंड हुआ है, क्या इसकी ROI की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई है? क्या इसकी ROI की ड्यू डेट एक्सपायर हुई है अभी? नहीं, 10th में तक एक्सपायर नहीं हुई है और 10th में को सर्च हो गई। ठीक है, तो इसकी इनकम भी इंक्लूड नहीं होगी अभी, क्योंकि हम इसकी इनकम तो अभी रिटर्न फाइल करने की है ना इसके तो। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि अनडिस्क्लोज्ड है, भाई रिटर्न फाइल ही नहीं किए, हो सकता है हम पूरी इनकम डिस्क्लोज कर दे, है ना। ठीक है, द फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द अनडिस्क्लोज इनकम ऑफ द ब्लॉक पीरियड। बट ये 3 पार्ट यहाँ पे भी आ गए, कंटिन्यू रिपीट हो गए। ठीक है, फोर्थ इनकम्प्लीट प्रीवियस ईयर इनकम, इनकम्प्लीट प्रीवियस ईयर इन विच search requisition is initiated from 1st April of previous year till the date of initiation of search requisition recorded in regular books। जैसे मान लो हमने 10th में को सर्च इनिशिएट किए, ठीक है, डन, तो सर 10th में 25 को, तो 1/4/25 से लेके 10th में 25 तक की जो इनकम रहेगी, क्या वो ब्लॉक असेसमेंट में आएगी? नहीं, वो नहीं आएगी। वो क्यों आएगी? वो तो रेगुलरली रिकॉर्ड हो रही है ना इनकम, वो तो उस साल की। ठीक है, तो इनकम्प्लीट प्रीवियस ईयर है। ठीक है, सर्च पीरियड इनकम, इनकम रिकॉर्डेड इन रेगुलर बुक्स फॉर द पीरियड फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ सर्च टिल कंप्लीशन ऑफ सर्च।
इसका मतलब मान लो 10th में को सर्च स्टार्ट हुई और 25th में को खत्म हुई मान लेते हैं, तो ये बोल रहा है जो सर्च के बीच की इनकम सर्च की वो भी नहीं आएगी। तो इन्हें तीन चीज़ें क्या बोला देखो, इनकम जो प्रीवियस ईयर एंड हुआ अभी 24-25, ठीक है, इनकम्प्लीट प्रीवियस ईयर जो 1/4/25 से स्टार्ट हुआ 10th में 25 तक, और तीसरा जो सर्च के पीरियड का है, ठीक है, ये तीनों नहीं आएगा, है ना। एंड इनकम नॉट रिक्वायरिंग ROI फाइलिंग, ऐसी इनकम जिसमें TDS कट गया है और जिसमें ROI फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं है वो नहीं आएगी बेटा, ठीक है। एंड लास्ट इनकम रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, तो इनकम रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन शैल बी असेस्ड अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, ये वहाँ पे असेस होंगे बेटा, यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। नोट फॉर 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 कौन सा, देखो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एंडेड, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25, इनकम्प्लीट प्रीवियस ईयर और सर्च पीरियड इनकम, ठीक है। इसलिए नोट एक, however where AO is of the opinion that any part of such income is undisclosed he may recompute such income, ठीक है, AO वो इनकम रिकम्प्यूट कर सकता है। बेटा देखो ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं ना बहुत मेहनत से बनाए हैं, एंड ऐसे नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपने अगर असेसमेंट नहीं पढ़ा है ना, एक बार पढ़ लो और आप मुझे बोलोगे तो मैं ब्लॉक असेसमेंट के पर्टिकुलरली ना PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना एक बार, तो आपको ना बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ब्लॉक मोस्टली बच्चे छोड़ के जाते हैं, पढ़ के जाओ ना, क्यों छोड़ रहे हो, मैं हूँ ना, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि 158 BC में ना नोटिस इशू होती है और रिटर्न फाइल करने बोलते हैं 60 डेज के अंदर, ठीक है। अब ना ये इसमें AO ना ग्रांट कर सकता है वन टाइम 30 डेज एक्सटेंशन इफ ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ड्यू डेट ऑफ ROI ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर नॉट एक्सपायर्ड ऑन सच डेट, ठीक है, कि ड्यू डेट ऑफ ROI एक्सपायर नहीं हुई अभी तक पिछले साल की। assessee liable to audit under 44AB, accounts not audited on date of notice under 158 BC and written request made for time to get accounts audited। देखो 30 दिन का टाइम कैसे मिल सकता है, एक बार समझना एक्स्ट्रा टाइम। देखो यार 10th में को सर्च हुई, मतलब 10th में को सर्च हुई, है ना, इन्हें सर्च खत्म किया और इन्हें ब्लॉक असेसमेंट स्टार्ट किया, हमको नोटिस भेजा कि 60 दिन में रिटर्न फाइल करो। हम क्या बोलेंगे, सर देखो प्रीवियस ईयर ना 24-25 ना अभी अभी ख़त्म हुआ है, हमने उसका रिटर्न फाइल नहीं किया, उसका ऑडिट बचा हुआ है सर, कितना सारा काम है सर, उसके पहले हम लोग ये रिटर्न कैसे फाइल कर दे, तो हमको 30 दिन का समय दे दो, ठीक है। तो 30 दिन का जो एक्सटेंशन मिलता है ना 60+30, वो तभी मिलता है जब ये कंडीशन है कि पिछले बहुत लॉजिकल है ना, बहुत अच्छा लॉजिकल लगा मुझे ये चीज़ कि लास्ट ईयर का यार हमारा वो अभी रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ, ऑडिट ही नहीं हुआ अभी तक उसका, हमको ऑडिट करवाना है उसका 44AB में, तो करवाने तो टाइम चाहिए उसके लिए हमको, ठीक है। इसके अलावा 158 BC में बेटा टाइम लिमिट चेंज हो गई है, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर था, बट अब क्या हो गया 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच सर्च और सॉरी मंथ था यहाँ पे क्वार्टर हो गया, 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच सर्च और रिक्वेजिशन वॉज कंप्लीटेड, ठीक है। ये एंड ऑफ क्वार्टर हो गया बेटा मंथ की जगह, और आप देखोगे तो ट्रस्ट में भी मंथ की जगह क्वार्टर हो गया है, तो हर जगह क्वार्टर में जा रहे हैं इन लोग, क्वार्टर नहीं क्वार्टर, ठीक है। एंड 12 मंथ्स जगह 13 मंथ्स हो जाएगा बेटा, वेयर 30 डेज ROI फाइलिंग एक्सटेंशन इज ग्रांटेड, राइट। अब बेटा जैसे सर्च सीजर सर्वे में क्या है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स ना आप 1 महीने से ऊपर रिटेन नहीं कर सकते। अब वो 1 महीने काउंट कहाँ से करना है, 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अंडर रीअसेसमेंट अंडर 143(3), 144, 147 और 158 BC इज पास्ड। 1 मंथ लेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर जिसमें ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास हुआ, ठीक है। अगर 1 मंथ के बियॉन्ड करना है तो रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेंगे और अप्रूवल लेना पड़ेगा CCRT+P से, ठीक है। बेटा पेनाल्टीज में एक छोटा सा अमेंडमेंट है रिलेटेड टू ब्लॉक असेसमेंट। देखो पेनाल्टीज में 271A-B में अनडिस्क्लोज इनकम फाउंड इन सर्च, ठीक है, इस पे क्या होता है बेटा, इस पे ना पेनाल्टी लगती है 30% और 60% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, ये नहीं लगेगी ऑन सर्च केसेस इनिशिएटेड ऑन और आफ्टर 1/10/24। क्यों, क्योंकि 1/10/24 के बाद अरे 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 1/10/24 के बाद क्या होता है बेटा, 1/10/24 के बाद सर्च वाले केस में क्या होता है ब्लॉक असेसमेंट, तो पेनाल्टी वहाँ की लगती है 50% ऑफ टैक्स, वो अलग है, ठीक है। तो उसे सर्च इनिशिएट हुई है 1/10/24 के बाद, तो पेनाल्टी नहीं लगेगी, ओके। बेटा आपको आज मेरी एनर्जी थोड़ी अलग लग रही होगी, थोड़ी कम लग रही होगी, उसका रीज़न ये है कि मुझे मतलब गले में इन्फेक्शन है और ये वीडियो 2 पार्ट में रिकॉर्ड हो रहा है, एंड डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया चिल्लाने से,
उन्होंने बोला बिल्कुल चिल्लाओ मत, ठीक है। तो मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ आज। आपको लग रहा होगा बहुत धीरे आवाज़ आ रही होगी, बट अभी 3-4 दिन में वापस जैसा अपन पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। डीम डिविडेंड 222E, following will not be considered as deemed dividend. Any advance or loan between two group entities where one of them is a finance company or a finance unit and the parent entity or principal entity of such group is listed on the stock exchange in a country or territory outside India other than the country or territory outside India as notified by CBDT. ठीक है, बहुत ही फालतू सा एकदम बेसिक सा कुछ तो भी अमेंडमेंट है ये, सुनना कि दो ग्रुप एंटिटीज़ है अगर, तो उसके बीच में एडवांस लोन है तो उसको हम डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अगर उसमें से एक फाइनेंस कंपनी है या फाइनेंस यूनिट है और उसका पेरेंट एंटिटी कहाँ है बेटा, सच ग्रुप का, वो लिस्टेड है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन अ कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बाहर की कंट्री में उसका लिस्टेड है, अदर देन द कंट्री और टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। बस वो कंट्री होना चाहिए जो सीबीडीटी नोटिफाई किया है, ठीक है, ओके। अब कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस के अमेंडमेंट है, वो सुनने से पहले बेटा अपन ना एक बार एनआर और ब्लॉक के देख लेते हैं और आखिरी में देखते हैं, ठीक है। देखो एनआर टैक्सेशन में 115 AD में बेटा ये एलटीसीजी था ना जो, ठीक है, ऑन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ वगैरह बॉन्ड्स वगैरह, वो ना पहले 10% था लास्ट ईयर तक, वो गलती से रह गया था, तो उसको उन्होंने अभी 12.5% कर दिया है, ठीक है, इन लाइन विथ एवरीथिंग। बस ये 10% था सिर्फ, बाकी सब 12.5% थे, तो ये भी 12.5% हो गया है। एंड दूसरा बेटा अभी नया आया है 44BBD, न्यू प्रेजम्पटिव इनकम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, 25% ऑफ ग्रॉस मार्जिन फॉर टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है। नो सेट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस इज अलाउड अंडर सेक्शन 44BB, BBB एंड BBD, ठीक है। एंड याद रखना कि जैसे इस जो 44BBD में आ गया ना, उसमें 44AD एंड 115A अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। 44AD बोल रहा हूँ, सॉरी, DA, 44DA एंड 115A डज नॉट अप्लाई टू इनकम टैक्स अंडर दिस सेक्शन। मतलब इसको आप FTS मान सकते हो गलती से, पर FTS मत मानो, ये बोल रहे हैं कि अगर सर्विस प्रोवाइड की अपन ने या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तो उसका आप FTS नहीं मानोगे, ठीक है। इसमें 44DA और 115A अप्लाई नहीं होगा, करेक्ट। चलो, ये था अपना एनआर का जो अमेंडमेंट था। अब ये ब्लॉक ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट एक नया आया है बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग में। इसमें क्या हुआ है सुनो, ब्लॉक ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट मीन्स ALP डिटरमाइंड बाय TPO फॉर एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फॉर वन प्रीवियस ईयर will apply to similar international transactions for next 2 consecutive previous year subject to prescribed conditions। इसका मतलब ये है कि देखो एक बार देखो AO ने ALP का केस TPO के पास रेफ़र किया, ठीक है। अब TPO के पास रेफ़र किया तो TPO बोलता है यार तुम मेरे से बार बार कैलकुलेशन कराते हो, तो एक बार करा लो कैलकुलेशन और उसके बाद वही 2 साल अप्लाई कर लो। जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर 23-24 में एक इनकम पे मेरे से एक ट्रांजेक्शन का आपने ALP निकलवाया TPO से, तो प्रीवियस ईयर 24-25 में अप्लाई होगा और 25-26 में, ठीक है। तो ALP डिटरमाइंड बाय TPO for an international transaction for one previous year will apply to similar international transactions for next 2 consecutive previous year subject to prescribed conditions। मतलब टोटल पीरियड 3 years, current previous year plus 2 previous year। Applicability, it is applicable only when ALP where ALP is determined by TPO। जहाँ TPO ALP डिटरमाइन करेगा वहीं पे एप्लीकेबल है, AO वाला नहीं, सिर्फ TPO वाला। It is applicable only to international transaction, not to specified domestic transaction। It is only applicable to similar transaction of all the SSC and not the to all the transaction of the SSC। मतलब अगर जिस ट्रांजेक्शन निकाले अपन ने ALP उसी की तरह सिमिलर ट्रांजेक्शन अगले 2 साल में, तो उन पे एप्लीकेबल है। सारे ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल नहीं वो ALP, सिर्फ सिमिलर ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन असेसमेंट इन सर्च केसेस, सर्च केसेस में एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है। प्रोसीजर, द ब्लॉक TP असेसमेंट विल अप्लाई टू SSC इफ the SSC exercises the option for 2 consecutive previous year in the prescribed form, manner and within the prescribed time। TPO shall declare the option as valid by written order within 1 month from the end of month in which option is exercised। ठीक है, इसमें SSC अप्लाई करेगा, बोलेगा सर तुम बार बार मेरी
ALP कंप्यूट करवा दो TPO से। अभी एक बार करवा दिया तुमने, अब नेक्स्ट 2 साल में सिमिलर ट्रांजेक्शन में करवा दो वही ALP, ख़त्म बात है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप्लाई कर देगा एंड ऑप्शन TPO ऑप्शन वैलिड डिक्लेयर कर देगा बाय रिटर्न ऑर्डर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड। Effect of declaration by TPO. Once option is declared valid, no reference shall be made to TPO for computation of ALP of such transaction for 2 years. एक बार वैलिड हो गया ना ऑप्शन, फिर TPO बोलेगा 2 साल तक परेशान नहीं करना मेरे को, है ना, 2 साल तक परेशान नहीं करना। दूसरा, if any reference was made before or after declaration by TPO, it shall be treated as if no reference was made। ठीक है, अगर कोई रेफरेंस हुआ है बिफोर और आफ्टर डिक्लेरेशन बाय TPO, इसी केस में तो ऐसा माना जाएगा कोई रेफरेंस नहीं हुआ, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ TPO's ऑर्डर, AO शैल रिकम्प्यूट टोटल इनकम ऑफ द SSC फॉर द सेट टू प्रीवियस ईयर। अब TPO ने ऑर्डर दे दिया तो AO क्या करेगा, रिकम्प्यूट करेगा इनकम फॉर सेट टू प्रीवियस ईयर। अब मान लो जैसे सिमिलर बात करता हूँ मैं, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो AO ने TPO के पास केस रेफर किया था प्रीवियस ईयर 20 to 23 का, ठीक है। तो उसके बाद के 2 साल कौन से होते हैं, प्रीवियस ईयर 23-24 एंड 24-25, ठीक है। और AO ने केस रेफर किया अगर प्रीवियस ईयर 24-25 का, तो कौन सा होता है 25-26 और 26-27, करेक्ट, ठीक है। ओके, बात ध्यान रखना। अब ना आपको मैं ले चलता हूँ असेसमेंट में, 1 मिनट, उसमें टाइम लिमिट बची थी ना अपनी, टाइम लिमिट वो देख लो 1 मिनट। टाइम लिमिट फॉर रिकम्प्यूटेशन ऑफ ब्लॉक TP केसेस, ठीक है। केस ए, वेयर असेसमेंट इंटीमेशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव 2 years इज ऑलरेडी मेड, जहाँ असेसमेंट और इंटीमेशन ऑलरेडी हो चुका है 2 साल का। फर्स्ट केस जो बताया मैंने, प्रीवियस ईयर 22-23 में, 23-24 एंड 24-25, इन 2 साल का असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब इनकी AO कब तक मतलब असेसमेंट कंप्लीट करेगा, तो रिकम्प्यूटेशन विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच असेसमेंट ऑफ द बेस ईयर इन विच TPO डिटरमाइंस ALP इज कंप्लीटेड। तो मान लो इसका असेसमेंट कंप्लीट हुआ, मान लेते हैं May 25 में, ठीक है। तो इस मंथ के एंड से 3 months के अंदर, जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त तक इन 2 सालों का भी रिकम्प्यूटेशन करेगा, डन। क्योंकि इनके इन 2 सालों के, ये जो 23-24 है एंड 24-25 है, इनके असेसमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं ना, इनके असेसमेंट कंप्लीट है, ऐसा मानते हैं अपन, ठीक है, ऐसा मानते हैं कंप्लीट है इनके असेसमेंट, उस केस में बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। केस बी, वेयर असेसमेंट और इंटीमेशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव 2 years इज नॉट मेड विद इन द अबव पीरियड, वो भी नहीं हुए हैं, then recomputation within 3 months from the end of month in which assessment intimation deemed intimation for such years is made। मान लो उसमें प्रीवियस ईयर 24-25 का किया है, तो प्रीवियस ईयर 25-26 और 26-27 पे एप्लीकेबल रहेगा। अब इस साल का असेसमेंट नहीं हुए ना, अभी तक नहीं हुए, तो जब होंगे जिस मंथ में, उस मंथ के एंड से 3 months तक करना पड़ेगा, सिंपल। जहाँ पे हो गए थे उन दोनों सालों के, तो जब इस साल का असेसमेंट कंप्लीट हुआ, लॉजिकल है, जब यहाँ इसका कंप्लीट हुआ वहाँ से 3 months, अब इन 2 साल के हुए नहीं अभी तक, तो जब होंगे वहाँ से 3 months, खत्म बात, सिंपल है, लॉजिकल है, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ और देख लो, आपका मिसलेनियस प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट्स हैं। 285BAA ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन क्रिप्टो एसेट ट्रांजेक्शन। तो बेटा ये जो SFT है ना, उसमें क्रिप्टो एसेट ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। अब वो सुन लो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, पर देखो अमेंडमेंट तो पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो एप्लीकेबल टू प्रिस्क्राइब रिपोर्टिंग एंटिटीज, reporting entity is required to furnish a statement in respect of transactions of crypto assets. Statement shall be furnished for prescribed period within prescribed time in the prescribed form and manner to be prescribed income tax authority। अबे क्या है ये prescribe है ना, ठीक है, ये करना पड़ेगा, ओके। मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी जो है उनको फर्निश करना पड़ेगा स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स, जो भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होंगे उसकी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और किसको फर्निश करना पड़ेगा, फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर टू प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी,
ठीक है. If the statement is defective, the authority shall intimate the defect and allow 30 days to rectify. Failure to rectify results in statement being treated as inaccurate. ठीक है. If the statement is not furnished, the authority may issue a notice requiring furnishing of statement within 30 days. ठीक है. अगर फर्निश नहीं किया तो अथॉरिटी बोलेगा भाई चलो फर्निश करो 30 दिन के अंदर. If any inaccuracy is discovered later, the reporting entity shall inform the authority and furnish correct information within 10 days. Central government may prescribe persons to be registered, nature of information and manner of maintenance, and due diligence for identification of crypto asset user or owner. ठीक है, ये प्रिस्क्राइब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट. क्रिप्टो एसेट मीन्स a digital representation of value based on a cryptographically secure distributed ledger as defined in 247. हट, ये सब कौन पढ़ेगा. ठीक है, ये पूछेगा कि हमसे डेफिनेशन. Some extra amendments. Extension of sunset dates for several tax concessions pertaining to IFSC. अब IFSC में जितने भी जगह पे डेट्स थी, ठीक है, जो 31/3/25 थी वो 31/3/30 हो गई है. स्पेसिफाइड फंड में या फिर आप बोलो 80 LA में, 47 में, 1023 FE में, जहाँ भी थी, जहाँ भी 31/3/25 थी 31/3/30 हो गई है. ठीक है. अमेंडमेंट अंडर 1010D. अब देखो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को एग्जाम कब करते हैं, जब वो 10 अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड होता है. ठीक है. तो प्रीमियम लिमिट कंडीशंस शैल नॉट अप्लाई 10-15% टू एनी सम रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ पर्सन, पहला केस. और दूसरा अमेंडमेंट क्या है, एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय एन IFSC इंश्योरेंस ऑफिस इंक्लूडिंग बोनस. अगर IFSC इंश्योरेंस ऑफिस ने कोई पॉलिसी दी है तो उसमें कोई सम मिला है, मतलब इनने पॉलिसी इशू की है उस पर कोई सम मिला है इंश्योर्ड पर्सन को, तो इट इज़ एग्जेम्प्ट एनीवे. उसमें 10-15% चेक नहीं करना है. Conclusion: entire proceeds of life insurance policies issued by IFSC Insurance Office are fully exempt under 1010D, irrespective of premium amount. ठीक है. Carry forward of accumulated losses on amalgamation. अब ये सुनना, accumulated losses of predecessor entity is deemed to be loss of successor entity. Covers banking companies, corresponding new banks, and government companies. Loss can be carried forward by successor for remaining period of 8 AYs counted from the AY in which loss was first computed in predecessor's hand. मतलब पहले क्या था कि मान लो A लिमिटेड और B लिमिटेड अमलगमेट करके, मतलब A लिमिटेड से अपन AB बन गए मान लो अमलगमेट करके. ठीक है. तो अगर इसने लॉस 3 years तक कैरी फॉरवर्ड कर चुका है तो ये बचा हुआ ना 8 years कर लेता था, फ्रेश 8 years. बट अब वो नहीं होगा, वो बोल रहे हैं कि 5 years ही होगा. मतलब 8 साल हम काउंट करेंगे जब पहले वाले ने जिस दिन लॉस कंप्यूट किया था तब से लेके 8 साल काउंट करेंगे हम. ठीक है, डन. नेक्स्ट 270AA इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी इन प्रोसिक्यूशन. ठीक है. अब देखो SC AO को एप्लीकेशन दे सकता है, ठीक है, फॉर इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी अंडर 270A एंड प्रोसिक्यूशन. ठीक है. तो ये सब उसकी वो है. ठीक है. कंडीशन पढ़ ही लेता हूँ, पढ़ लो एक बार कंडीशन. कंडीशंस: टैक्स एंड इंटरेस्ट पेड एज पर असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑर्डर विद इन ड्यू टाइम एंड नो अपील फाइल अगेंस्ट सच ऑर्डर. मतलब टैक्स इंटरेस्ट पे कर दिया और अपील फाइल नहीं किया. टाइम लिमिट टू अप्लाई 1 month फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑर्डर इज रिसीव्ड. ठीक है. AO कब तक ऑर्डर पास करेगा, तो एप्लीकेशन टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ रिसीट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ये बेटा अमेंडमेंट हुआ है. ठीक है. एंड 275 टाइम लिमिट फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी. ये आखिरी अमेंडमेंट है, सुन लो जल्दी से. जनरल टाइम लिमिट: नो ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी शैल बी पास्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच रिलेवेंट इवेंट ऑकर्स. कोई भी इवेंट ऑकर होगा उसके एंड से, एंड ऑफ क्वार्टर से 6 महीने के अंदर पेनल्टी करना है कर दो इम्पोज, उसके बाद नहीं करोगे. ठीक है. जैसे रिलेवेंट इवेंट एंड टाइम लिमिट: कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ कंप्लीशन, उसके 6 महीने के अंदर करना है जो कर लो, बाद में नहीं करना. ऑर्डर अंडर 263 और 264 एंड ऑफ क्वार्टर इन विच रिविजन ऑर्डर इज पास्ड, वहाँ से 6 months. अपील ऑर्डर अंडर 246 और 246 है जिसमें कोई अपील नहीं हुई है आगे ITAT के पास. ये CIT अपील्स के बारे में, CIT और JCIT अपील्स के बारे में. अगर CIT या JCIT अपील्स का ऑर्डर आया तो एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ रिसीट जब उनका ऑर्डर आया, अगर कोई फर्दर अपील पास नहीं हुई, अगर फर्दर अपील नहीं की गई, अगर अपील की गई ITAT को
तो एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ रिसीट, जो ऑर्डर आइटेड देगा वहाँ से 6 मंथ के अंदर. एनी अदर केस, एंड ऑफ क्वार्टर इन विच नोटिस फॉर पेनाल्टीज इशूड. मतलब बेसिक बात ये है कि नो ऑर्डर इम्पोजिंग पेनाल्टी शैल बी पास्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर इन विच रिलेवेंट इवेंट ऑकर्स. ठीक है, जो भी रिलेवेंट इवेंट ऑकर होगा उसके एंड ऑफ क्वार्टर से 6 months के अंदर पेनाल्टी इम्पोज कर दो, फिर मत करना. इफेक्ट ऑफ अपील रिविजन, वेयर असेसमेंट और ऑर्डर इज मॉडिफाइड ड्यू टू अपील और रिविजन, पेनाल्टी ऑर्डर मे बी पास्ड और रिवाइज्ड इन कन्फर्मिटी विद द रिवाइज्ड असेसमेंट. अगर असेसमेंट या ऑर्डर जो है मॉडिफाई हो गया अपील रिविजन से, तो पेनाल्टी ऑर्डर भी रिवाइज कर देंगे अपन, उसमें क्या है. ठीक है. मैंडेटरी कंडीशंस, असेसी must be heard or given reasonable opportunity of being heard. Order must be within prescribed time limit. Exclusion while computing limitation, time taken for rehearing under 129. अगर टाइम लिया अपन रीहरिंग के लिए, तो वो मतलब टाइम दिया उनको हमने रीहरिंग के लिए कि हम फिर से रीहियर कर रहे हैं केस, तो वो रह जाएगा, मतलब वो उसको हटा देंगे टाइम को. एंड पीरियड ड्यूरिंग विच स्टे ऑन पेनाल्टी प्रोसीडिंग इज इन फोर्स. ठीक है, स्टे लगा हुआ है. तो कोई भी बेसिकली बीच में टाइम वेस्ट हुआ तो ख़त्म केस. एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 274(2), पेनाल्टी अगर 10,000 से ऊपर है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर चाहिए, और 20,000 से ऊपर है बाय ACDC तो प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर चाहिए. ठीक है, डन. तो बेटा यहाँ पे आपके अमेंडमेंट्स कवर होते हैं. देखो, आई नो आई एम रियली लेट इस चीज़ के लिए, एंड आई एम रियली सॉरी उसके लिए, क्योंकि बैचेस चल रही थी, कुछ ना कुछ चल ही रहा था. एंड कभी कभी होता है आप समझ नहीं पाते हो कि वो गलती हो रही है आपसे, और हो जाती है. ठीक है, बट आगे आप मतलब जैसे आज ये वीडियो आ गया, कल से रिविजन वीडियोज आएंगे आपके सारे, कल से आएंगे. यस, एंड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद. ठीक है, आपको सिर्फ मेरी तरफ से कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, और बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ो. जिसने बुक्स नहीं लिया अभी तक बुक्स ले लो बेटा, बुक्स बहुत अच्छी बनाई मैंने इस बार, बहुत काम आएगी आपको. ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना. आज मेरी आवाज़ शायद उतनी अच्छे से नहीं आ रही होगी आपको, बट चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे बताना कमेंट्स में कैसा लगा आपको. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं.